Hello everyone, welcome to FG Locket. In today's video, we are going to talk about rights of a copyright owner. So अब हमने देखा कि किन ऑब्जेक्ट्स पे किन वर्क्स पे कॉपीराइट सबसिस्ट करता है, कॉपीराइट कहाँ हम क्लेम कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स पे क्लेम कर सकते हैं, अपने आर्ट वर्क पे, अपने बुक्स पे, अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स पे, सिनेमाटोग्राफिक वर्क पे, हाउ वी कैन क्लेम द कॉपीराइट। बट अब हमने जब कॉपीराइट ले लिया तो हमारे पास क्या प्रोटेक्शन है एज अ कॉपीराइट ओनर, what rights do we have, what protections do we have, that we are going to deal in today's content. So in rights of a copyright owner, we have two kind of rights. One is economic right and another is moral rights, right? As the word economic itself suggests that it is related to monetary gains. सपोज मैंने एक बुक ऑथर की एंड आपने क्या किया, आपने उस बुक को परचेज किया और उस बुक की पीडीएफ बनाई और उसे व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर दिया. सो व्हाट इट इज़ डूइंग, ये मेरी ऑथरशिप की मार्केटिंग वैल्यू को कम कर रहा है, राइट? तो अब मैं इस पे कॉपीराइट क्लेम करूंगी एंड मैं कहूंगी दैट दिस पर्सन हैज़ परचेज द बुक टाइटल्ड बाय मी. He is now using it, misappropriating it, and this is an infringement of my copyright because he has not took my permission before doing this. So in that case, the court will look at section 14 to see कि whether जो act उस person का है जिसने PDF बना के book circulate की, whether that is an infringement of my copyright or not. So economic rights is basically the rights related to redistribution, rights related to photocopying, right related to making a first copy sale. All of it are related to economic rights, right? सेकेंड इज मोरल राइट्स. अब हर चीज़ में, हर आर्ट वर्क में, हर पीस ऑफ सिनेमाटोग्राफी में, हर बुक में एक मोरालिटी एग्जिस्ट करती है. सपोज मैं एक राइटर हूँ और मुझसे किसी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवाई. अब जब मैंने वो ऑटोबायोग्राफी लिख दी उस पर्सन की, उसके ही नाम से, उसको क्रेडिट्स दे के, एंड कुछ सालों बाद जो बायोग्राफी थी वो फटी हुई पड़ी है, वो इधर उधर बिखरी हुई पड़ी है, इट इज़ टॉर्न अपार्ट. तो इन दैट केस माई मोरल राइट्स वुड बी ब्रीच्ड. आई विल से कि मैंने मेहनत की है, आई हैव रिटन दिस बुक एंड दैट पर्सन हैज़ जस्ट टॉर्न इट अपार्ट. So in that case I can also claim my moral rights. Okay, so these are few rights of the copyright owner which we will be talking about in detail. First we are going to talk about economic rights. Okay, तो हमारे कॉपीराइट्स एक्ट के सेक्शन 14 में इकोनॉमिक राइट्स दिए हुए हैं. और हर तरह का जो वर्क है, जैसे आर्ट वर्क है, रिटन वर्क है, बुक्स हैं, सिनेमाटोग्राफी है, सॉन्ग्स हैं, हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, हर किसी के लिए अलग इकोनॉमिक राइट्स सेक्शन 14 कंटेन करता है. ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 14 इज़ दैट यही सेक्शन जो है ये डिफाइनिंग सेक्शन भी है जो हमें डेफिनेशन देता है कॉपीराइट के मीनिंग की. ओके, so copyright means the exclusive right subject to the provisions of this act to do or authorize the doing of any of the following acts in respect of the work or any substantial part thereof. Okay, अब यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज कि या तो जो ओनर है, कॉपीराइट ओनर है, वो खुद एक्ट कर सकता है या फिर किसी को ऑथोराइज कर सकता है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन एक बुक बनाता है यूके में एंड इंडिया में वो एक पब्लिशर को, एक्स पब्लिशर को कॉन्ट्रैक्ट देता है दैट यू विल सेल दिस बुक इन इंडिया ऑन माय बिहाफ. तो यहाँ पे जो एक्स ऑथराइजर है, ऑथोराइज्ड डीलर है, उस केस में एक्स हो जाता है लाइसेंसी. दैट ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन हैज़ गिवन द लाइसेंस टू मिस्टर एक्स टू पब्लिश इट्स बुक्स एंड सेल इन इंडिया. अब कुछ ऐसी बुक्स जो होती हैं, हमने कभी कभी पढ़ा होता है, उन पे लिखा होता है फॉर एक्सक्लूसिव सेल इन इंडिया और फॉर एक्सक्लूसिव सेल इन इंडिया एंड चाइना, फॉर एक्सक्लूसिव सेल इन इंडिया एंड बांग्लादेश. बिकॉज उस केस में ये होता है दैट पब्लिकेशन जो एक्चुअल पब्लिशर है उसने किसी थर्ड पार्टी को लाइसेंसी बना दिया है दैट यू आर ऑथोराइज्ड टू प्रिंट माई बुक्स एंड सेल इट इन योर कंट्री. उसे हम कहते हैं कंपल्सरी लाइसेंसी. कंपल्सरी लाइसेंस जो है हम मोर डील करेंगे, इसके बारे में ज़्यादा हम बात करेंगे पेटेंट्स एक्ट में, बट कॉपीराइट में भी कंपल्सरी लाइसेंस और कंपल्सरी लाइसेंसी होता है, राइट? तो अब जिसके पास कॉपीराइट है,
किसी लिटरेरी वर्क का, किसी ड्रामेटिक वर्क का, म्यूजिकल वर्क का, उसके पास क्या क्या राइट्स हैं? दैट ही कैन रिप्रोड्यूस हिज वर्क, वो अपने वर्क को रिप्रोड्यूस कर सकता है। सपोज मैंने बुक लिखी, अब मैं चाह रही हूँ कि लार्ज, सपोज मैं बुक 500 की सेल कर रही हूँ हार्ड कॉपी, आई एम थिंकिंग कि मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी भी निकाल देती हूँ और मैं इसको सस्ते रेट में सेल आउट कर दूंगी। देन इन दैट केस आई हैव द राइट टू रिप्रोड्यूस माई वर्क, टू इशू कॉपीज। सपोज 500 कॉपीज मेरी बुक की दिल्ली में सेल हो रही थी, मैंने और कॉपीज इशू की और मैंने कहा अब इनको हरियाणा और राजस्थान में भी सेल करो, सो आई एम इशूइंग द कॉपीज। Third is that I have the right to talk about my work in public, to talk about it in public, not any other person. और मेरे पास ये भी राइट है कि मैं जो अपना मेरा वर्क है, जो लिटरेरी, ड्रामेटिक या म्यूजिकल वर्क है, उसको मैं एक सिनेमाटोग्राफिक फिल्म में या साउंड रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट करा सकती हूँ, अपने वर्क का ट्रांसलेशन करवा सकती हूँ एंड अपने वर्क का कोई अडाप्टेशन अप्रूव भी कर सकती हूँ, राइट? तो ये जो एक्ट्स हैं ये सिर्फ मैं कर सकती हूँ, या जिसको मैंने कंपलसरी लाइसेंस दिया है, ऑथोराइज किया है कि आप कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से दिल्ली में पब्लिशिंग शुरू की और मैंने राजस्थान में किसी एक्स पर्सन को लाइसेंस दे दिया दैट यू वर्क ऑन माई बिहाफ, देन इन दैट केस दैट पर्सन कैन ऑल्सो डू इट, बट नो बडी अदर देन हिम वुड बी डूइंग इट, राइट? देन कंप्यूटर प्रोग्राम्स के केस में जो कंप्यूटर प्रोग्राम का ऑथर है, जो कॉपीराइट ओनर है, उसके अलावा कोई भी पर्सन जो है वो कमर्शियल रेट पे उस कंप्यूटर प्रोग्राम को सेल आउट नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल जो पायरेसी है, सपोज एडोबे एक्रोबैट जो सॉफ्टवेयर है, उसको हमें एडोबे की वेबसाइट से परचेज करना पड़ता है, बट अब हम कभी कहते हैं ना कि हमें की मिल गई एंड वी गॉट अ वर्जन, अ फ्री वर्जन, क्रैक मिल गया है, तो ऑल ऑफ इट इज पायरेसी, इट इज अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, राइट? देन अगर जो एडोबे का ओनर है, इफ ही कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट ऑल ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन इट्स पायरेसी, तो ही कैन डू दैट, ही विल ऑफ कोर्स विन दैट सूट। देन नेक्स्ट इज आर्टिस्टिक वर्क। आर्टिस्टिक वर्क में भी सिमिलर ही है, लाइक द फॉर द लिटरेरी पीसेज ऑफ वर्क। सिनेमाटोग्राफिक फिल्म में जो फिल्म का ऑथर है उसी के पास राइट्स है कि वो अपनी मूवी का कोई भी पार्ट रिप्रोड्यूस कर सकता है, या फिर अपनी मूवी को बेच सकता है, या फिर अपनी मूवी को शो में लगा सकता है। अदर पर्सन अदर देन हिम, like the maker of the movie or the director of the movie or the producer of the movie, whoever has the authorization, other than that person nobody else can reproduce or sell the फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग्स फॉर दैट पर्पस। सो बेसिकली जो भी मॉनिटरी गेन आएगा वो सब कॉपीराइट ओनर को ही आएगा या फिर उसके ऑथोराइज्ड एजेंट को आएगा। दिस इज व्हाट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 14 ऑफ द कॉपीराइट्स एक्ट। अब हमारे पास कुछ केसेस हैं जिनको हम डील करेंगे अंडर इकोनॉमिक राइट्स में, ठीक है? सो अब फर्स्ट केस इज जॉन विले एंड अदर्स वर्सेस प्रभात चंद्र। इस केस में ये होता है कि ये एक नहीं, ये मर्ज हो गया था केस, 3-4 पब्लिकेशंस थे जिन्होंने मिलकर प्रभात चंद्र के अगेंस्ट केस डाला था। व्हाट हैपन्स इज कि जॉन विले एक पब्लिकेशन हाउस है विच इज़ फंक्शनल इन अब्रॉड, नॉट इन इंडिया। वो इंडिया में जॉन विले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी बनाता है, सब्सिडियरी, और उसको लाइसेंसी बनाता है कि जॉन विले जो अब्रॉड में कंपनी चल रही है उसके बुक्स जो हैं वो इंडिया वाली सब्सिडियरी ब्रांच सेल आउट कर सकती है। ऐसे ही 3 कंपनीज और होती हैं जो लिटरेरी बुक वर्क्स में डील करती हैं, वो भी सेम चीज़ करती हैं। बट व्हाट हैपन्स इज दिस डिफेंडेंट प्रभात चंद्र वो क्या करता है कि इन बुक्स को ले लेता है, राइट? अब उसने उन बुक्स को लिया और उसने ये बुक्स जो थी ये स्पेसिफिकली इंडियन सेल के लिए ही थी। व्हाट दिस प्रभात चंद्र डिड वाज, उसने इंडिया में कॉपीज परचेज की और फॉरेन में उनको सेल आउट कर दिया, एंड जब उस पे सूट फाइल हुआ तो दिस प्रभात चंद्र टुक द डिफेंस कि आई परचेज द बुक, आई एम द ओनर ऑफ द बुक, सो आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, ओके? अब इस केस में कोर्ट ये हेल्ड करता है दैट यू आर द ओनर बट द कॉपीराइट स्टिल एग्जिस्ट विद द फर्स्ट पार्टी लाइक जॉन विले एंड हिज लाइसेंसी, ओके? प्रभात चंद्र इस केस में बोलता है कि आई विल इन्वोक द डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट सेल। डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट सेल ये है दैट इफ यू आर द ओनर ऑफ द कॉपी of a copyrighted work, then you have all the rights
to sell that copy, to dispose that copy of, and to do anything with that particular copy. So Prabhat Chandra takes the defense of doctrine of first copy, but इस केस में कोर्ट ये बोलता है that doctrine of first copy would not be invoked because you are basically selling the copy of this book in other countries. Therefore it will exhaust the rights of copyright owner. जो doctrine of first sale है उसमें वो इस तरह से exercise किया जाता है that first owner का जो copyright owner है उसका जो राइट्स हैं वो एक्सहॉस्ट ना हो, राइट. सो अब जो ये थ्योरी है ऑफ फर्स्ट सेल, इट ओनली अप्लाइज टू ऑथोराइज्ड एजेंसीज जिससे ओरिजिनल कॉपीराइट ओनर्स का इंटरेस्ट वायलेट ना हो एंड नॉट द परचेजर्स. सो इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट दिस डिफेंडेंट प्रभात चंद्र हैज इन्फ्रिंज्ड द कॉपीराइट. ओके. Then the next case is of Macmillan versus Cooper, which is based on adaptation. सो व्हाट हैपन्स इज कि मैकमिलन की एक बुक होती है सर नॉर्थ की, एंड उस बुक को लेकर जो कूपर है वो उस बुक को क्रिटिसाइज करता है, उसको रिव्यू करता है, एंड उस पर अपना ब्रेन लगा के, अपनी इन्वेंशंस लगाकर, अपने आइडियाज़ लगाकर वो उस कंटेक्स्ट को थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज करता है. सो दिस मैकमिलन फाइल्स अ सूट ऑफ इंजंक्शन अगेंस्ट कूपर सेइंग दैट he has infringed the copyright in the book of Sir North's. तो यहाँ पे कोर्ट हेल्ड करता है that it was not an infringement. Why? Because जो कूपर था he has made the notes, he has made the reviews or critics of the book written by Sir North, right? So he made those notes, he has written them, so he is the only person who had the rights on those notes, and hence कुछ पोर्शन ऐसा था उसमें जो कि एज इट इज़ कॉपीड था, तो उन पे तो कॉपीराइट लग गया सर नॉर्थ का, प्लेंटिफ का, बट कुछ पोर्शन जो डिफेंडेंट ने खुद क्रिएट किया था, खुद इम्प्रोवाइज किया था, दैट उसका कॉपीराइट जो था वो डिफेंडेंट को मिल गया था. सो पार्शली इट वाज इन्फ्रिंज्ड एंड पार्शली इट वाज नॉट इन्फ्रिंज्ड. So this was the case of Macmillan versus Cooper. The next kind of rights we are going to talk about is moral rights, which is contained in section 57. और इसमें भी हमें main जो clause देखना है वो second clause देखना है, that the author, the owner of the copyright work, has the right to restrain or claim damages in respect of any distortion, mutilation, modification or other act in relation to the said work if such distortion, mutilation, modification और अदर एक्ट वुड बी प्रीजुडिशियल टू हिज ऑनर और रेप्यूटेशन. अब एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, उसने एक पेंटिंग बनाई, बट व्हाट ही फाउंड वाज कि उसकी पेंटिंग को जब खरीद लिया गया एक सेल से, तो वो पेंटिंग कूड़े में पड़ी थी. सो दिस इज गोइंग टू इन्फ्रिंज हिज मोरल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ही क्रिएटेड. तो कोर्ट में वो इसके अगेंस्ट सूट फाइल करके कॉम्पनसेशन ले सकता है. ही विल बी प्रोटेक्टेड अंडर मोरल राइट्स. इंडिया में फर्स्ट टाइम मोरल राइट्स जो रिकॉग्नाइज किए गए थे वो अमरनाथ सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में किए गए थे, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चन रहता है. सो व्हाट हैपेंड इन दिस केस वाज, दिस अमरनाथ वाज अ फेमस स्कल्परिस्ट, जो मूर्तिकार होते हैं. ही यूज्ड टू मेड स्कल्पचर्स, एंड व्हाट हैपेंड वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अमरनाथ सहगल ने कुछ स्कल्पचर्स बनाए. What happened was after few days वो sculptures म्यूजियम से हट के एक स्टोर रूम में पड़े थे और they were in the broken and fragile condition. तो अमरनाथ सहगल ने केस फाइल किया that मेरा वर्क जो है वो डिसऑनर हो रहा है, टूट फोड़ के पड़ा है, so I need protection against it. तो कोर्ट ने फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में मोरल राइट्स रिलेटेड टू कॉपीराइट दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किए थे, एंड ये कहा गया था दैट मोरल राइट्स आर द असेंस ऑफ एन ऑथर्स वर्क. देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन अ क्रिएटिव पर्सन and their creation, so they are the work which are the result of their skills and art. That is why section 57 allows that जो इंडिया में कल्चरल हेरिटेज है, जो आप क्रिएशंस दे रहे हो गवर्नमेंट को या जो भी आप किसी को भी दे रहे हो, आर्टिस्ट का जो आर्ट वर्क है, दैट शुड बी प्रोटेक्टेड. यानी कि वो ऐसी फॉर्म में ना हो कि आर्टिस्ट को ही लग रहा हो दैट उसका वर्क जो है वो डिस्टॉर्टेड हो चुका है, इट इज़ नॉट इवन रिस्पेक्टेड. सो दैट इज़ वाई अमरनाथ सहगल के केस में जो मॉरल राइट्स थे फर्स्ट टाइम it was upheld by Delhi High Court, and then it has become a great precedent on section 57, right? So these were the rights related to copyright owner. So I hope it was useful for you. Thank you.